साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी का डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम आपको लोन डिफॉल्ट के मैटर में जो केस होते हैं, चाहे वो सेक्शन 25 हो, 138 एनआई एक्ट हो या फिर बीएनएस 316 318, आज हम आपको पूरी की पूरी कोर्ट ट्रायल के बारे में जानकारी देंगे। ढेरों साथी इन तनावों में रहते हैं कि सर कोर्ट में केस हो गया, सजा हो जाएगी, पहली तारीख को जेल हो जाएगी, वारंट आ जाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जज साहब के सामने पेश करेगी और जज साहब सजा कर देंगे। तो आज मैं आपके सामने पूरी की पूरी कोर्ट ट्रायल को आपके सामने रखने वाला हूं। डेप्ट सॉल्यूशन का ये पार्ट 4 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? सुनिएगा। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है, लोन डिफॉल्ट होने पर पहली ईएमआई बाउंस होती है। पहली ईएमआई बाउंस होने पर कंपनी का पूरा प्रयास रहता है, चाहे एनबीएफसी हो या बैंक हो, कि उस राशि को किसी तरह रिकवर किया जाए। रिकवरी कॉल्स आती है, रिकवरी एजेंट की विजिट होती है, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील के फोन आते हैं, रिमाइंडर मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज आते हैं, लेकिन इन सबसे अलग आपको लीगल नोटिस आते हैं। अब एक लीगल नोटिस की परिभाषा क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत डायरेक्ट हवा में नहीं होती है, उसके लिए बाकायदा लीगल नोटिस आता है। अब चाहे सेक्शन 25 की कार्रवाई हो, 138 की कार्रवाई हो या बीएनएस 316 318 की कार्रवाई हो, आज पूरी तरह ये वीडियो क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस पर डील कर रहा है। अब 316 318 सेक्शन 25 या 138 जो भी नोटिस आएगा, ये मान के चलना कि उस वीडियो में स्पेसिफिक रूप से केवल और केवल उस एक्ट का जिक्र होगा जिसके अंतर्गत केस फाइल होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहली ईएमआई बाउंस पर या दूसरी ईएमआई बाउंस पर कभी भी कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या 316 318 का मुकदमा नहीं करती है, क्योंकि इन केसेस को करने के लिए कंपनी को भी खर्च आता है, चाहे वह खर्च मामूली क्यों ना हो। कंपनी को भी अपना पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर व्यक्ति कोर्ट में अपॉइंट करना पड़ता है, पूरी एक लीगल प्रोसेस फाइल करनी पड़ती है। इसीलिए पहली या दूसरी ईएमआई पर सेक्शन 25 या 138 एनआई एक्ट या 316 318 की कंप्लेंट फाइल नहीं होती है। साथियों, मन में हजारों सवाल आते हैं कि हम कैसे पता लगाए कि हमारे खिलाफ कोई केस हुआ है या फिर हम कोई कोर्ट का नोटिस हमको आने वाला है। सर लाइव चल रहा है। यानी कि सबसे पहले गलती हमारी ये होती है कि हम आने वाले नोटिस को पहचान नहीं पाते हैं। आपको ऐसे नोटिस आए होंगे जिन नोटिस में 4 चीजें लिखी होती है। आप केस पेमेंट नहीं जमा कराओगे तो हम सेक्शन 25 का मुकदमा करेंगे, हम 138 मुकदमा करेंगे, हम 316 318 की कार्रवाई करेंगे, हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा कोई भी नोटिस आया तो यकीन मान के चलना कि उस नोटिस से न तो सेक्शन 25 का केस होगा, न 138 का केस होगा, न 316 318 का केस होगा, न आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए केवल और केवल आर्बिट्रेशन का प्योर नोटिस आना चाहिए, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। जिसमें ये सारी चीजों का मिलावट कर दिया ना, उस पे कोई केस नहीं होता है। इसी तरह सेक्शन 25
138 एनआई एक्ट या 316 318 का केस करने के लिए केवल और केवल स्पेसिफिक उसी चीज का नोटिस आना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम सेक्शन 25 से। आपको नोटिस आया, नोटिस के ऊपर नोटिस एडवोकेट ने भेजा है, एडवोकेट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी लिखी हुई है, कंपनी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, एडवोकेट का जो एड्रेस है वो का वो एड्रेस एक कंपनी का भी लिखा हुआ है। आपने लोन लिया, आपका नाम, आपका पूरा पता लिखा हुआ है, फिर उसमें लिखा हुआ है कि आपने कंपनी से लोन लिया और इस तारीख को आपका ईसीएस लगना था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन जब बैंक में प्रेजेंट हुआ तो यह बैलेंस इनसफिशिएंट, अकाउंट क्लोज्ड, सिग्नेचर मिसमैच, किसी भी कारण से बाउंस हुआ बताया जाता है और फिर नीचे लिखा जाता है कि आप ये राशि 15 दिन के अंदर जमा करवाए, नहीं तो हमारे द्वारा आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत केस किया जाएगा। अगर सिर्फ ये लिखा है तो वह सेक्शन 25 का प्योर यानी कि बिना मिलावट का नोटिस है और वो सेक्शन 25 का ओरिजिनल नोटिस कहा जाएगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने चेक नहीं दिया है फिर भी हमको 138 का नोटिस आया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उस नोटिस को पढ़े, उसमें सेक्शन 25 रिड विथ 138 एनआई एक्ट लिखा होता है, यानी कि 138 एनआई एक्ट के प्रोसीजर का ही एक पार्ट है सेक्शन 25। तो ये आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया। अब इस नोटिस में यदि एडवोकेट का नाम और एड्रेस, लीगल फर्म का नाम और एड्रेस, कंपनी का पूरा नाम और एड्रेस, आपका पूरा नाम और एड्रेस, बाउंस होने की तारीख, बाउंस होने का रीजन और 15 दिन के अंदर पेमेंट की बात नहीं लिखी है तो वह नोटिस फर्जी है। 7 दिन का टाइम लिख दिया, ये सारी बातें इनकम्प्लीट लिखी, तो उस मैटर में कभी भी कोई केस फाइल नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखें। ये इंपॉर्टेंट बात बता दी। ये का ये सेम 138 है। 138 यानी कि आपने चेक दिए, आपके जो सिक्योरिटी पेटे दिए गए चेक है, उन चेकों में से एक नंबर का हवाला दिया जाता है कि आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चेक नंबर आपने दिया था, बैंक में प्रेजेंट हुआ, इस कारण से बाउंस हुआ और 15 दिन के अंदर पेमेंट करें। चेक को जब यूज किया जाएगा तो टोटल अमाउंट यूज किया जाता है, ये मान के चलिए आप। तो ये मान के चलना कि सेक्शन 25 में जो मैंडेटरी प्रोविजन थे, यानी कि एडवोकेट का नाम, एड्रेस, कंपनी का नाम और एड्रेस, आपका नाम और पूरा एड्रेस, चेक नंबर या फिर ईसीएस मैंडेट नंबर जो भी होता है, यूएमआर नंबर होता है, वो बाउंस होने का रीजन और 15 दिन, अगर ये चीजें उसमें नहीं आ रही है तो 138 का नोटिस भी फर्जी है, मान के चलना। अब होता क्या है, इसी तरह क्रिमिनल कंप्लेंट बीएनएस 316 318 जिसके अंदर यह लिखा जाता है कि कंपनी से आपने लोन लिया, इतनी राशि आपने बकाया है, ये राशि आपने भरी नहीं, कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है, इस राशि को चुका दे, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब इस नोटिस के अंदर टाइम जो है ना, जैसे मैंने सेक्शन 25 में क्या बताया, 15 दिन, 138 में क्या बताया, 15 दिन, इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसमें 30 दिन भी लिखा हो सकता है, 15 दिन भी लिखा हो सकता है, 7 दिन भी लिखा हो सकता है, लेकिन 24 घंटे 48 घंटे के जो भी नोटिस आते हैं वह टोटली फर्जी नोटिस होते हैं, ध्यान रखें। कानूनी कोई प्रावधान नहीं है कि 24 घंटे का इंटीमेशन हो या 48 घंटे का इंटीमेशन हो। तो अब आप समझ चुके होंगे, सेक्शन 25 के लिए केवल सेक्शन 25, 138 के लिए केवल 138 और बीएनएस 316 318 के लिए केवल ये नोटिस। बाकी अगर ये सारे मिक्स करके दे दिए तो उस नोटिस की कोई लीगल वर्थ नहीं है।
अब होता क्या है, ये नोटिस इन्होंने आपको पोस्ट से भेज दिया, पोस्ट से इन्होंने आपको ये नोटिस भेज दिया। 25/9/2025 के जजमेंट में व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा भी भेजा गया नोटिस मान्य है, तो हम मान लेते हैं आपको ये नोटिस व्हाट्सएप पे आ गया, ईमेल पे आ गया। लेकिन ये सारी चीजें मैंडेटरी है जो मैंने बताई है वो। अब ये नोटिस आपके पास आ गया। इस नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम दिया है। कितना टाइम दिया है? 15 दिन का। अब इसका मतलब ये है कि 15 दिन का टाइम दिया है, यानी कि अगर इन्होंने नोटिस आपको 28 मार्च को भेजा और आपको नोटिस डिलीवरी हो गया 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, इन्होंने 28 मार्च को आपको नोटिस भेजा और आपको नोटिस मिला 1 मार्च को। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, कभी भी कोई नोटिस लिफाफे में आए तो लिफाफा फाड़ के मत फेंकना। लिफाफा बहुत बड़ा एविडेंस होता है। और हमें भी कोई नोटिस भेजे लिफाफे में आया है तो लिफाफे के साथ पीडीएफ बना के भेजिए। अब यह ध्यान रखिए कि जिस तारीख को रिटर्न मेमो आया, बाउंसिंग का रिटर्न मेमो की डेट लिखी हुई है नोटिस में, उस डेट के 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। कानून में प्रावधान है, सेक्शन 25 और 138 के मैटर में कह रहा हूं कि मान लीजिए 1 तारीख को अगर बाउंस हुआ है, रिटर्न मेमो जारी हुआ है, बाउंसिंग मेमो जारी हुआ है, तो 30 तारीख पहले उन एडवोकेट साहब को या उनकी लीगल फर्म को आपको नोटिस भेजना जरूरी है। लेकिन अगर 1 मार्च को आपका बाउंस हुआ है और आपको नोटिस भेजा 1 अप्रैल को, तो उस नोटिस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। गलती से प्रसंज्ञान हो भी गया तो वह केस सीधा खारिज होगा, सीधा खारिज होगा। तो ध्यान रखना पहली बात कि 1 तारीख को अगर बाउंस हुआ तो 30 तारीख पहले नोटिस भेजना जरूरी है। अब बात करते हैं, कमेंट्स जो भी है बाद में लूंगा मैं। अब बात यह कि 1 मार्च को बाउंस हुआ और आपको 28 मार्च को इन्होंने नोटिस भेज दिया और आपको नोटिस मिला 1 तारीख को, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 दिन के भीतर कंपनी आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस बीच में एक ईएमआई का मैटर था, आपने नोटिस मिलने के बाद एक ईएमआई का ऑनलाइन भुगतान कर दिया और ऑनलाइन भुगतान करके आपने कंपनी के एडवोकेट को और कंपनी के एड्रेस पे आपने सूचना भेज दी कि आपके नोटिस 28 मार्च 2025 जो मुझे 1 मार्च 2026 को प्राप्त हुआ, उसका भुगतान मेरे द्वारा 28 मार्च को जो आपने नोटिस भेजा जो मुझे 1 अप्रैल को प्राप्त हुआ का भुगतान, ईएमआई का भुगतान मेरे द्वारा 13 अप्रैल 2026 को कर दिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी मैं आपको इस लेटर के जवाब के साथ भेज रहा हूं। कृपया इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करें। केस खत्म, कोई भी केस फाइल नहीं होगा, कोई भी केस फाइल नहीं होगा। नयन जी भट्ट साहब के मैटर में शायद ऐसा मैटर हुआ था और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वो केस खारिज हुआ। ध्यान रखिए, नयन जी भट्ट साहब सुन रहे हैं, वो शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे अगर सुन रहे तो, कि उन्होंने बाकायदा ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया था और कंपनी ने केस कर दिया, क्योंकि कंपनी हजारों नोटिस साथ में भेजती है, ध्यान रखती नहीं है, और केस खारिज हो गया। अब 1 तारीख को आपको नोटिस मिल गया, आपके पास 15 दिन का टाइम था, आपने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी आपके खिलाफ केस करेगी, कोई जरूरी नहीं है, करे भी नहीं भी करे। अब कंपनी यदि केस करना चाहती है तो वह 15 तारीख के बाद, यानी कि 16
अप्रैल से लेकर आने वाले 30 दिनों के भीतर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। और अब शुरू हो रहा है कोर्ट का प्रोसेस। यहां तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी है और अब शुरू हो रही है कोर्ट की बात। तो बिल्कुल अपने कान तेज रखिए, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अब आ रही है महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपने 16 तारीख तक यानी कि 16 अप्रैल तक पेमेंट नहीं किया। अब क्या होगा, उनके जो एडवोकेट है, उनकी जो लीगल फर्म है, वह एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करेगी। वह एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करेगी जिसके अंदर 2 में कोर्ट का नाम लिखा जाता है। सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट में ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाता है। फिर नीचे 2 पार्टियों के नाम लिखे जाते हैं। सबसे पहले बैंक एनबीएफसी का नाम और नीचे वर्सेस करके आपका नाम। केस नंबर की जगह खाली छोड़ी जाती है और फिर कुछ केस का ब्रीफ लिखा जाता है कि एक्यूज्ड ने हमारी कंपनी से लोन लिया, लोन अकाउंट नंबर ये है, लोन एग्रीमेंट के अनुसार इतने ईएमआई में इनको राशि का भुगतान करना था, इस तारीख को इनकी ईएमआई बाउंस हुई, हमने निश्चित टाइम के अंदर इनको नोटिस भेजा, नोटिस इनको मिल गया या नोटिस लौट के आ गया, 15 दिन बीत जाने के बाद भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया, जिस कारण से हमें केस फाइल करना पड़ रहा है। मैं सामान्य भाषा बता रहा हूं, सामान्य भाषा, बाकी पूरी भाषा एक अलग होती है। हमारा जो बैंक है, जो हमारी एनबीएफसी है, उसका बैंक खाता इस बैंक में है जहां ईसीएस हिट हुआ। यह इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, आप माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इन्होंने सेक्शन 25 पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत अपराध किया है। अतः इस मामले पर कॉग्निजेंस लिया जाए और कॉग्निजेंस लिया जाकर एक्यूज्ड को 2 वर्ष तक के कारावास और चेक या फिर ईसीएस मैंडेट से दुगुनी राशि तक का जुर्माना किए जाने का आदेश प्रदान करें। कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट ड्राफ्ट हो गई, कंप्लेंट के साथ एफिडेविट लगता है, सेम वो की वो लैंग्वेज लिखी जाती है। उसके साथ में आपने लोन लिया, उसका डॉक्यूमेंट, आपका ईसीएस बाउंस हुआ, उसका मेमो जिसको R7 रिपोर्ट कहते हैं, इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा और एक चीज पावर ऑफ अटॉर्नी। केवल ये डॉक्यूमेंट वो पेश करते हैं। एविडेंस के रूप में खुद को यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को एविडेंस के रूप में, संबंधित पोस्ट ऑफिस को एविडेंस के रूप में नाम लिखे जाते हैं, जिसको गवाह सूची के नाम कहे जाते हैं। और फिर उसके साथ लगता है एक वकालतनामा और कोर्ट में ये केस फाइल करते हैं। अब कोर्ट फीस वगैरह सब कुछ उन्होंने पे कर दी, कोर्ट में केस फाइल हो गया। कोर्ट में केस फाइल हो गया, कोर्ट में केस फाइल होने के बाद कोर्ट डायरेक्ट आपको समन नहीं भेजता है। कोर्ट पहले ये देखता है कि क्या कंपनी ने बाउंसिंग मेमो लगाया है, क्या इन्होंने नोटिस भेजा है, क्या नोटिस निश्चित समय के भीतर भेजा है, क्या कोर्ट फीस प्रॉपर है, क्या जुडिक्शन प्रॉपर है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो जैसे ही कोर्ट में परिवाद पेश होता है तो परिवाद के साथ एक ऑर्डर शीट पे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि परिवादी कंप्लेनेंट विद एडवोकेट मैं अधिवक्ता उपस्थित परिवाद पेश किया, परिवाद वास्ते जांच दिनांक तारीख को पेश हो। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर शीट, पहली ऑर्डर शीट लिखी जाती है कोर्ट की कि परिवादी मैं अधिवक्ता उपस्थित हो,
परिवाद पेश किया, परिवाद बाद जांच दिनांक को पेश हो और एक तारीख मिल जाती है कोर्ट की कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट उस तारीख को कोर्ट में अपीयर होता है। कोर्ट में अपीयर होकर कोर्ट की जो ऑफिस होता है, कोर्ट की ऑफिस में जो बाबू होते हैं उन बाबू से वो सारी चीज़ें जांच कराता है, जिस जांच में ये देखा जाता है कि मामला लिमिटेशन में है या नहीं है। लिमिटेशन में वही 15 डेज नोटिस का, उसके बाद 30 दिन के अंदर पेश किया या नहीं किया, न्याय शुल्क यानी कि कोर्ट फीस प्रॉपर है या नहीं, जुडिक्शन प्रॉपर है या नहीं, और इन सारी चीज़ों के आधार पर जो कोर्ट का बाबू है वो अपना रिमार्क लगा देता है कि परिवाद निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है और श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार कोर्ट को प्राप्त है और अपने साइन करके दे देता है। 25/9/2025 के बाद प्री कॉग्निजेंस नोटिस अब जारी नहीं होते हैं, जो BNSS 223 के अंतर्गत जारी होते थे, लेकिन आज की तारीख में भी कई लोगों को कॉग्निजेंस के नोटिस मिल रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जब परिवाद पेश किया तो परिवाद के साथ प्री कॉग्निजेंस नोटिस या कोर्ट के समन पेश किए जाते हैं कंप्लेनेंट के द्वारा ही। उन पर कोर्ट की छाप लगती है, सिग्नेचर होते हैं, और आप जो ये समन्स होते हैं या प्री कॉग्निजेंस नोटिस होते हैं ये जनरली NBFC कंपनी वाले और बैंक वाले दस्ती लेते हैं। दस्ती मतलब अपने हाथ में लेते हैं और बाई पोस्ट आपको भेज देते हैं। भले उस पर कोर्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है ना, 2 में आपका नाम लिखा होता है, अंदर कोर्ट का कागज होता है, लेकिन ये 2 कॉपी में होते हैं। तो एक कॉपी आपको भेज दी जाती है और एक कॉपी उनका एडवोकेट रखता है अपने पास। आपको भेजने के पास उसकी डाक रसीद लगाता है और आपको मिलने के बाद उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है वह साथ में लगा के संभाल के रखता है। आपके घर पे लिफाफा आया, आपने रिसीव किया, या लिफाफा लौट के चला गया किसी कारण, तो लौट के गया तो कोर्ट की फाइल में लग जाएगा। कोर्ट की फाइल में लग जाएगा। उसकी जब अगली डेट आएगी, अगली डेट को जो एडवोकेट से क्लेमेंट कंपनी के कंप्लेनेंट के वो उस प्री कॉग्निजेंस नोटिस को कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि भाई हमने ये नोटिस भेज दिया, ये इसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद, ये डिलीवरी रिपोर्ट लौट के आ गया, तो लिफाफा कोर्ट के अंदर मौजूद है। अब कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वह कंप्लेनेंट की फाइल को देखेंगे। वह देखेंगे हाँ भाई लोन दिया है, बाउंस हुआ है, नोटिस भेजा है, नोटिस मिला है, लिफाफा लौट के आया है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस दिया है, सामने से कोई अपीयर नहीं हुआ है, तब एक कॉग्निजेंस की ऑर्डर शीट जारी होती है। वो कॉग्निजेंस की ऑर्डर शीट क्या होती है? कॉग्निजेंस की ऑर्डर शीट होती है प्रथम दृष्टया। जितने भी लोग सुपर चैट कर रहे हैं इनसे निवेदन है, थैंक यू सो मच, लेकिन पूरा लाइव सुनिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कमेंट्स रोकिए। प्री कॉग्निजेंस अब क्या होता है कि कोर्ट एक ऑर्डर शीट जारी करता है। उस ऑर्डर शीट में लिखता है परिवादी मैं अधिवक्ता उपस्थित हो, शपथ पत्र पेश किया, पत्रावली पर पेश दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया, जांच की गई, ECS बाउंस हुआ, चेक बाउंस हुआ, विहित अवधि के अंदर नोटिस दिया गया, नोटिस प्राप्त हुआ, प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लिए जाने के पूर्ण आधार पत्रावली पर मौजूद है। एतद विपक्षी या फिर एक्यूज्ड जो आपका नाम है, आपका नाम लिखकर इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाता है और इनके खिलाफ समन जारी किए जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी हाजिरी मुलजिम दिनांक को पेश हो और एक तारीख फिर दे दी जाती है कोर्ट में और आपके खिलाफ कोर्ट समन जारी करती है। सुनना, कोर्ट समन जारी करती है। अब ये समन जो होता है ना, ये भी 2 कॉपी में होता है। वहां ये भी लिखा जाता है कि परिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि समन उन्हें दस्ती दिए जाए, वो अपने खर्चे पर वह उसकी तामील कराएंगे।
फाइल वापस चली जाती है ऑफिस के अंदर। ऑफिस से समन्स तैयार होते हैं, सील लगती है, जज साहब के हस्ताक्षर होते हैं या रीडर के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर होकर वह समन 2 कॉपी में कंप्लेनेंट यानी कि जो एनबीएफसी कंपनी या बैंक है उनके एडवोकेट को दे दिए जाते हैं। अब वह समन फिर आपको पोस्ट से आता है। वही पहले वाला तरीका समन्स डाक रसीद के साथ कंप्लेंट कंपनी के एडवोकेट लेके जाते हैं कोर्ट में कि भाई इनको समन तामील हो गया। बावजूद समन तामील ये कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, इनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया जाए। कहने की जरूरत नहीं होती है, वो पेश करते ही आगे की प्रक्रिया है और वहाँ पर बेलेबल वारंट जारी होने का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊं, आज का मेरा कुछ एनालिसिस बताऊंगा और वो आप सुनेंगे। कोर्ट की प्रत्येक फाइल पर मेरा ये बोलना न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, मेरा ये बोलना सिस्टम के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज जब मैंने कल दिनांक 6 अप्रैल 2026 की कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की कॉज लिस्ट देखी, कोर्ट नंबर 10 में, कोर्ट नंबर 11 में, कोर्ट नंबर 12 में, कोर्ट नंबर 13 में, 10, 11, 12, 13 इन कोर्ट्स के अंदर जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर कलकत्ता कोर्ट में एक दिन में कितनी पेशियां लगती है, मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं। हमारे जैसे मैं जिस शहर में हूं वहां पर दिन की 80 फाइल, 90 फाइल, 100 फाइल लगती है। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हो कि जिन 10, 11, 12, 13 नंबर कोर्ट में मैंने देखी होगी वहां कितनी फाइलें लगी होगी कल की तारीख में। कल की तारीख में मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करें साथी, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक्टिव है या नहीं है। सुनील कुमार जी ने कहा 1000, हितेश जी जोशी ने कहा 600। ये भी ध्यान रखना कोर्ट चलती है 7 घंटे, 7 घंटे में 420 मिनट होते हैं। 420 सर, मेरे सामने 80 फाइल लगी थी कोर्ट में, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 200 से 300, अमित रॉय जी कह रहे हैं 600। जनरली 80-100 फाइल पे वर्किंग होती है। मुझे और साथी जवाब दे कितनी लगी होगी। अंसारी साहब कह रहे हैं 150 फाइल। अब आपके लिए मैं शॉकिंग न्यूज बता रहा हूं, शॉकिंग न्यूज। मैं भी बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कोर्ट नंबर 10, 11, 12, 13 में देखा तो एक कोर्ट में लगी थी 2000 से ज्यादा फाइलें, 2000 से ज्यादा फाइलें। 2-3 कोर्ट में 1500 से ज्यादा फाइलें, 1500 से ज्यादा फाइलें। बाकी सारी कोर्ट में 500 तो कम से कम है ही है, 500 तो कम से कम है ही है। यानी कि औसत देखा जाए तो मैंने जिन कोर्टों में देखा उनमें 1500 फाइलें लगी थी, 1500 फाइलें। ध्यान से सुनना। अब अगर 1500 फाइलें लगी है, सुबह 10 बजते ही मजिस्ट्रेट साहब अपनी चेयर पे आ जाते हैं। मैं मान लेता हूं 10 बजते ही रीडर साहब, पेशकार साहब अपनी टेबल पे आ जाते हैं। 7 घंटे रेगुलर काम करते हैं, जरा भी डाइवर्ट नहीं होते हैं। फिर भी 7 6 42, 420 मिनट, 420 मिनट। यानी कि अगर 1500 फाइलें हैं तो एक फाइल पे 30 सेकंड का टाइम आता है, सिर्फ 30 सेकंड्स ओनली।
ओनली 30 सेकेंड्स। सोचने की बात है, सोचने की बात है। ये संजय अब आपको लेके जा रहा है कुरुक्षेत्र की ओर। अपनी आंखें बंद कर दीजिए और याद कीजिए कि किसी कोर्ट में बड़ी सी टेबल पे 1,500 फाइलें हैं। 1,500 फाइलों में यदि एक फाइल के अंदर हम एक एडवोकेट को मानते हैं तो 1,500 एडवोकेट्स। हम फिल्मों में देखते हैं वो दृश्य बड़ा अलग होता है कि एक ही केस में एक ही वकील साहब और सामने वाले वकील साहब सारा दिन लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ का हाल कुछ ऐसा होता है कि डायस पर वकीलों की भीड़ होती है। हर कोई व्यक्ति अपनी फाइल निकलवाना चाहता है। सोचिए, एक ऑर्डर शीट लिखी जाती है 30 सेकंड के अंदर। कौन से पेशकार साहब, कितना मुश्किल काम है 30 सेकंड के अंदर ऑर्डर शीट लिखना। परिवादी मैं अधिवक्ता उपस्थित, तलवाना पेश किया, रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली आगामी कार्रवाई हेतु दिनांक को पेश हो। पेन से लिख लिख के उंगलियां में दर्द शुरू हो जाता है। 1,500 फाइल पे काम कैसे होगा? और इन कोर्टों में ये देखा मैंने कि दूसरे लोगों का काम ही नहीं है, केवल और केवल एनबीएफसी और बैंकों का खेल है। जज साहब बैठे हैं, फाइलों का ढेर है, रीडर और पेशकार फाइलों में परेशान हैं। वकील साहब आ रहे हैं, अपनी फाइल निकाल रहे हैं, अपना प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसके पीछे का सीन दिखाता हूं मैं आपको। जब फिल्मों की शूटिंग होती है ना, तो इसके बैक सीन भी आजकल फिल्म की समाप्ति पे दिखाए जाते हैं। जहां कैसे डांस की प्रैक्टिस की जाती है वो दिखाया जाता है। आप सोचिए कि 1,500 केस में पैरवी नहीं हो रही है। 1,500 केस में कम से कम 1,300 केस केवल और केवल समन के हैं, बेलेबल वारंट के हैं। यानी कि इन कंपनियों के वकील, इन कंपनियों की लीगल टीम अपने जूनियर को रात भर वारंट भराने में बिजी रह रही है कि सारे दिन वो बैठे बैठे वारंट भरते हैं, पीएफ भरते हैं, तलवाने भरते हैं, उस पर टिकट चिपकाते हैं, कोर्ट की फाइलों में प्रेजेंट करते हैं। कोर्ट की तारीख खत्म होने पर कोर्ट के ऑफिस में जाते हैं, वहां से ही समन्स वगैरह लेते हैं और पोस्ट करते हैं। सोचिए आप, एक छोटा सा रूम कितना होगा? 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, लेकिन 1,500 फाइलें। और उन 1,500 फाइलों में अगर 15 फाइलें एविडेंस पे है, 10 फाइलें फाइनल आर्गुमेंट पे है, क्रॉस एग्जामिनेशन पे है, डिफेंस एविडेंस पे है, आरोप सारांश पे है, तो कोर्टों में कैसे काम होगा? सोचने की बात है साथियों, सोचने की बात है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए, आप उस कोर्ट में जाने का खुद सोचिए जहां पर 1,500 फाइलें लगी हुई है और आपको अपनी फाइल निकलवानी है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि 1,500 फाइलों पे डेली ऑर्डर शीट लिखी जाएगी, उन पे मजिस्ट्रेट साहब की सील लगेगी और 1,500 फाइलों पर जज साहब के साइन होंगे। 1,500 साइन क्यों? भले समन है, भले कॉग्निजेंस है, भले अवेलेबल वारंट है, भले अरेस्ट वारंट है, भले एविडेंस की फाइल है, भले क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल है, भले आरोप सारांश की फाइल है, भले डिफेंस एविडेंस की फाइल है, या भले ही फाइनल आर्ग्यूमेंट की फाइल है, या भले ही जजमेंट की फाइल है।
लॉ ये है कि जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों की उसी दिन ऑर्डर शीट लिखी जानी है और उन ऑर्डर शीट पे सील लगकर जज साहब के हस्ताक्षर होने हैं। पूछना चाहूंगा मैं आप साथियों से, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? ताकि मैं अपनी बात को सशक्त तरीके से आपके सामने रख पाऊं। अब हम वहां से भी आगे निकल जाते हैं। चलिए मिनिमम 500 फाइल पे बात करते हैं। अगर 500 फाइलें भी हैं तो भी 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता है एक फाइल के अंदर। और साथियों, इसीलिए मैं क्या कहता हूं आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि सेक्शन 25 के मैटर में, 138 NI एक्ट के मैटर में यदि कोई केस चल रहा है तो वह केस सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं, कोई डिसीजन नहीं आता है। उसके लिए जिम्मेदार कोर्ट नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हमारी न्याय व्यवस्था नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है ये NBFC कंपनियां, ये बैंक, जिन्होंने कूटनीति करके छल करते हुए क्षेत्राधिकार बना दिया है कलकत्ता को। और ये हाल कलकत्ता के है। मैं सोचता हूं वो जज साहब जो जिस कोर्ट में काम करते हैं उन पे क्या बीतती होगी दिन में। मैं आप लोगों से कहता हूं, एक बार बैठ के 1,500 साइन एक बार करके दिखाओ। हम लोन लेते हैं, 50 साइन कराते हैं, लेकिन 1,500 साइन करना, उनमें कम से कम 50-100 फाइल तो जज साहब को देखनी पड़ेगी ना। हर एक फाइल पे चलो कोर्ट ऑर्डर शीट लिख रही है, पेशकार लिख रहे हैं, रीडर लिख रहे हैं, स्टाफ लिख रहे हैं, कहीं कहीं तो NBFC वाले भी बैठ जाते हैं साइड में। अगर वास्तव में हैंडराइटिंग जांच करवाई जाए तो बहुत सारी हैंडराइटिंग कभी कभी दूसरों की भी मिल जाती है। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है, यह हकीकत है कि किसी कंपनी की अगर एक दिन में 300 फाइलें हैं, उन पे कैसे पेशकार जी, कैसे रीडर साहब सारी ऑर्डर शीट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये बात सोचने की है। चलिए, आप बोर नहीं हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब होता क्या है? अब होता ये है कि आपके खिलाफ समन आ गया, आपके खिलाफ बेलेबल वारंट आ गया। अब सोचो आप, जिन बेलेबल वारंट पे जज साहब इतने बिजी होकर साइन करके बेचते हैं, मामला कलकत्ता का है, वारंट कहां जाता है? गुजरात जाता है, वारंट राजस्थान जाता है, वारंट मध्य प्रदेश जाता है, वारंट जम्मू कश्मीर जाता है, गोवा जाता है, दमन जाता है, दीव जाता है, देश के कोने कोने में जाता है। पहले ही हर स्टेट के पास पुलिस व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इन वारंट की तामील कराना पुलिस के लिए काफी दिक्कतें खड़ी करता है, काफी दिक्कतें खड़ी करता है। कई पुलिस वाले उन वारंट की तामील ही नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना काम है, इतना काम है। लेकिन हर रोज कोर्ट खुलती है, हर रोज कोर्ट खुलती है और फिर वही 500 फाइल, 1000 फाइल, 1500 फाइल और वही प्रक्रिया चलती रहती है। और सोचिए, किसी दिन जज साहब नहीं है, किसी दिन जज साहब नहीं है। अब जज साहब नहीं है तो क्या कोर्ट चलेगी? मुझे जवाब दीजिए कमेंट में कि किसी दिन जज साहब छुट्टी पे हैं उस कोर्ट के, तो क्या उस दिन कोर्ट चलेगी? मान लीजिए कि कल 6 अप्रैल को आपकी पेशी है किसी कोर्ट में और जज साहब उस कोर्ट में नहीं है, तो क्या उस दिन पेशी चलेगी? कलीम खान साहब ने कह दिया नहीं चलेगी। मुझे और साथियों का जवाब भी चाहिए। साहू साहब ने कह दिया नहीं चलेगी, डॉक्टर साहब ने कह दिया नहीं चलेगी, लेकिन जवाब दिया
हमारे आशु जी अग्रवाल ने डेट लगेगी नेक्स्ट, डेट लगेगी नेक्स्ट। बहुत अच्छा जवाब। लेकिन क्या प्रोसीजर होगा? डेट तो जज साहब होंगे तो भी जाएगी, और जज साहब नहीं होंगे ना तो भी जाएगी, लेकिन क्या कोर्ट में कार्रवाई होगी, यह पूछना मेरा मकसद है। अब सुनिए, जब भी किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट नहीं है तो वहां पर एक लिंक कोर्ट दी जाती है। लिंक कोर्ट। लिंक कोर्ट क्या होता है? लिंक कोर्ट क्या होता है कि भाई मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि इन कोर्टों में अगर ये जज साहब नहीं हुए तो इसकी लिंक कोर्ट ये कोर्ट रहेगी, और अगर ये भी नहीं है तो फिर उसकी लिंक कोर्ट ये रहेगी, और ये भी नहीं है तो ये लिंक कोर्ट रहेगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर 1,500 फाइलों पे क्या दूसरे जज साहब काम कर पाएंगे? नियम तो है, नियम तो यही है कि काम दूसरे जज साहब को भी करना है क्योंकि वो लिंक कोर्ट है। लेकिन अब उन जज साहब के पास ऑलरेडी 500 फाइलें हैं, तो क्या उन फाइलों पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल अर्जेंट नेचर के जो केस है, जिसमें किसी को गिरफ्तार किया है तो बेल ऑर्डर, किसी ने सरेंडर किया है तो उसकी बेल की सुनवाई, केवल ये काम उस दिन होंगे। यहां तक कि जो 446 भी खुलती है ना, वो भी पेंडिंग रखी जाती है, अगली डेट को देखी जाती है। तो अब क्या हो जाता है कि ये 1,500 फाइलें जो है वो अगली डेट को चली गई। अब कभी वकीलों की स्ट्राइक है, कभी किसी वीआईपी मूवमेंट के अंदर छुट्टी हुई, कोई स्थानीय बड़ा कल्चर प्रोग्राम है उसकी छुट्टी हुई, कोई कलेक्टर घोषित अवकाश है, किसी वीवीआईपी पर्सन, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन वगैरह हो गया, कोर्ट की छुट्टियां आ गई, न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल हो गई। ऐसा कुछ अगर हुआ तो वहां से डेट जो है वो डायरेक्ट सारी डेट एक अगली डेट को चली जाती है। तो इस तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है और कोर्ट की फाइलें आगे चलती रहती है। अब यहां पर क्या होता है, आपके पास समन आया, आपके पास बेलेबल वारंट आया, आपके पास अरेस्ट वारंट आया, और आप शांति से बैठे हैं। पुलिस आपको वारंट की तामील नहीं करा रही है, आपकी पुलिस पहचान वाली है, आप मिलने वाले हैं, आप प्रभावशाली हैं, आप मैनेज करना जानते हैं, या फिर आप उस एड्रेस पे है ही नहीं जिस एड्रेस पे वारंट में जो एड्रेस लिखा हुआ है। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया, मामला कलकत्ता का है, आप रहने वाले गुजरात के हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी महिला के खिलाफ कोई वारंट है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है प्रेजेंट जो है वो एक महिला पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उसके लिए भी गिरफ्तार करते हैं उसको लेके जाना है, विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि अदर राज्य का मामला है, साथ में सहयोगी पुलिसकर्मी लेने पड़ेंगे, बिल पास कराने पड़ेंगे, बिल पास होंगे नहीं। जो लोन डिफाल्टर है, जो गिरफ्तार हुआ, उसका तो पर्स भी घर रखवा देते हैं, तो उसके पास तो पैसे है नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलती है यूं। अब होता क्या है? होता ये है कि इस मैटर में समन आ गया, बेलेबल वारंट आ गया, अरेस्ट वारंट आ गया, और इसी बीच में आर्बिट्रेशन भी चला, सारी कंपनियों की कार्रवाई चली, रिकवरी के प्रोसेस हुए, और आपका लोन सेटल हो गया। आपका लोन सेटल हो गया। ध्यान से सुनना,
आपके लोन का सेटलमेंट हो गया और मुकदमा चल रहा है कलकत्ता में, तो ऐसी स्थिति में कंपनियां उन केसेस को विड्रॉल करती है। अब मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका जवाब देने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट का, और सिर्फ 1 मिनट का मैं रेस्ट लूंगा। तो क्या प्रश्न सुनने के लिए तैयार हैं आप? रेडी? क्योंकि प्रश्न बड़ा शानदार है, प्रश्न बड़ा शानदार है। प्रश्न सुनिए, अपने जवाब को टाइप कीजिए और टाइप करके मौजूद रहना, क्लिक मत कर देना, क्योंकि जब मैं वापस कैमरे पे दिखूंगा तब आपको प्रश्न का उत्तर देना है। रेडी? तो प्रश्न सुनिए, मार्च महीने में आपके लोन सेटल हो गए, मार्च महीने में आपके लोन सेटल हो गए, लेकिन कोर्ट में आपकी कार्रवाई चल रही है, उसमें आगे की तारीख दी हुई है, उसमें आगे की तारीख दी हुई है, लेकिन कंपनी ने केस विड्रॉल नहीं किया और आपको आगे की तारीख दिख रही है। ऐसा क्यों? प्रश्न वापस रिपीट कर रहा हूं। आपके खिलाफ कंपनी ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने आपके खिलाफ बेलेबल वारंट या अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, आपका फरवरी महीने में या मार्च महीने में सेटलमेंट हो गया, लेकिन अभी भी आपके खिलाफ केस पेंडिंग दिख रहा है, केस पेंडिंग दिख रहा है। तो पेंडिंग क्यों दिख रहा है? जवाब तैयार रखें, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, अपना जवाब तैयार रखें। अब मैंने ये सवाल पूछने के बाद मैं आ चुका हूं और अब आपके जवाब पढ़ना चाहूंगा। सर, इस मैटर की जानकारी नहीं है मुझे। डॉक्टर साहब ने कहा नेक्स्ट लोक अदालत में सेटल करेंगे, टारगेट रहता है एनबीएफसी का लोक अदालत में सेटल करने का। सर, कम से कम टाइम दिया था, बट कंपनी ने अपनी लीगल टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। मे भी एनओएनडीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, क्योंकि जब नेक्स्ट डेट होगी तब संस्थान केस विड्रॉल कर एप्लीकेशन लगाएगी, उस नेक्स्ट से पहले कोई सुनवाई नहीं होगी इस केस में। न्यायाधीश की अनुपलब्धता के कारण मामला वापस लेने में समय लगता है। लोन सेटलमेंट होने के बाद बैंक को मेल करके सारे लीगल एक्शन क्लोज करना जरूरी है। न्यायाधीश की उपलब्धता, क्योंकि लोन सेटलमेंट होने के बाद नेक्स्ट डेट में केस विड्रॉल होगा, नेक्स्ट डेट में केस वापस लेना है। बैंक में आगे कोई अपडेट नहीं होगा, इसीलिए जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। मेरा जीरो नॉलेज नहीं मालूम, आज जानेंगे आपसे ये जानकारी। बैंक ने कोर्ट एडवोकेट केस विड्रॉल किया कि नहीं? सर, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। बैंक जब तक वापस नहीं लेता है तब तक कोर्ट को क्या पता है एनबीएफसी ने केस विड्रॉल नहीं किया, क्योंकि सेटलमेंट वालों की लिस्ट बिल्कुल जनरेट करके कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। लीगल टीम चेंज हो जाएगी एनबीएफसी की। नमस्ते गुरुजी, सॉरी फॉर लेट, वेलकम टेक्निकल विद अंशु जी। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट टू लाइक फॉर्मल ऑर्डर। कंपनी ने कोर्ट को सूचना नहीं दी सेटलमेंट की। ओके श्रीधर जी, आप बताओ सर, शिवाजी का आदेश, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे? सही, बिल्कुल सही। अब बहुत प्यारा जवाब सुनना। वैसे इस मैटर में मैं जवाब पे एक दो लोगों ने अच्छे जवाब दिए, लेकिन डॉक्टर साहब का जवाब बिल्कुल परफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, आपका लोन सेटल होने के बाद, आपका लोन सेटल होने के बाद कंपनी क्या करती है कि एप्लीकेशन लगा देती है विड्रॉल की, कि इस मैटर में, प्रकरण में हमारा राजीनामा हो गया है
कोई राशि लेनी शेष नहीं है, कृपया इस केस को विड्रॉल करने का आदेश दें। अब वो एप्लीकेशन लग गई तो वहां कोर्ट क्या करता है कि कोई यदि वारंट जारी किया है या कोई प्रोसेस जारी किया है तो संबंधित एसएचओ या पुलिस को एक लेटर जारी कर देते हैं कि हमने जो वारंट जारी किया है उस वारंट को हम रिकॉल कर रहे हैं, उसको हमको वापस भेजो। अदम तामिल बात तामिल, ये दो शब्द होते हैं, अदम तामिल बात तामिल। बात तामिल ये होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, अदम तामिल कि जैसा हमने आपको भेजा है वैसा का वैसा हमको वापस भेजो। अब भले ही कंपनी ने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन ये सारे केस जाएंगे लोक अदालत में। यानी कि आप ये देखना, मार्च में हजारों लोन सेटल हो गए, हजारों लोन सेटल हो गए। कल जो 1500 केसेस लगे हैं ना, उसमें भी ढेरों केस फैसल हो गए। तो कल ये कंपनियां क्या करेगी कि जो जो केस निपट गए उनमें एप्लीकेशन पेश कर देगी कि भाई ये केस विड्रॉल करना है, केस विड्रॉल करना है, केस विड्रॉल करना है। कोर्ट उस मैटर में वारंट जारी किया है तो लेटर जारी कर देगी, वारंट वापस मंगवाया जाए और उनको डाल देगी लोक अदालत में। हम ये सोचते हैं ना कि लोक अदालत के एक ही दिन इतने सारे केस कैसे विड्रॉल हो गए, वो एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये सारे केसेस लोक अदालत में रखे जाते हैं, ये और लोक अदालत के दिन ये सारे केस विड्रॉल होते हैं। और कंपनियों ने आपको सेटलमेंट किया है ना, तो कंपनियों को ये केस उठाना है, क्योंकि अगर कंपनी ने केस नहीं उठाया और कल आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना, कंपनियों से 5-10 लाख रुपए कंपनसेशन वसूल कर लोगे आप, मुकदमा अलग दर्ज हो जाएगा कंपनियों के खिलाफ। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसीलिए सारे केस लोक अदालत में निपटते हैं। हमने आपको हमेशा क्या कहा है, हर यूट्यूब चैनल ये कहता है कि लोक अदालत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, कम राशि में सेटलमेंट नहीं होगा, निपटते वही मामले जो ऑलरेडी पहले से सेटल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद किसी ने सेटलमेंट किया है तो एनबीएफसी को मेल करना है, जैसा कि मोइनुद्दीन जी ने लिखा है अभी, ठीक है। तो ये केस विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन इसकी तारीखें आपको इसलिए दिखती है क्योंकि ये लोक अदालत में सेटल होने के लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ये चीज़ क्लियर हो गई। अब करते हैं वापस। अब मान लीजिए कि आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया, आपने वारंट को रिकॉल करा लिया, बिना कोर्ट गए कलकत्ता में वारंट रिकॉल हो जाते हैं, आपके एडवोकेट पैरवी करते हैं आपकी तरफ से, लेकिन अहमदाबाद में और जयपुर में आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। दिल्ली के अंदर ऑनलाइन अपीयरेंस हो जाती है, दिल्ली के एडवोकेट हमारे जो है वो ऑनलाइन अपीयरेंस कर देते हैं, पार्टी को जाने की जरूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमने करवा लिया सेटलमेंट, हमने करवा लिया सेटलमेंट, ठीक है, तो केस खत्म हो गया। लेकिन पैसा नहीं है तो क्या होगा, बात तो मुद्दे की वहां आएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने कोर्ट में बेल करवा दी। रियल केस अब चालू हो रहा है, ध्यान से सुनना। हम कोर्ट में गए और हमने हमारी बेल करवा दी। जैसे हमारी बेल करवाते हैं, अब केस ट्रायल में आता है। अब तक केस ट्रायल में नहीं था, अब तक केस में तारीखें बढ़ रही थी, आपकी उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन अब आपने बेल करवा ली। बेल करवाते ही सबसे पहला चीज होती है और वो होती है आरोप सारांश, चार्ज फ्रेम करना। चार्ज फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करना क्या होता है मालूम है? परिवादी कंपनी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया है कि आपने परिवादी कंपनी से लोन लिया, आपका ईसीएस बाउंस हुआ, चेक बाउंस हुआ, आपको नोटिस दिया गया, आपने पेमेंट नहीं दिया, इन्होंने आपके खिलाफ केस फाइल किया। क्या कहना चाहते हो और क्या चाहते हो? दो चीज, 313 सीआरपीसी के अंतर्गत यह होता है। तो यहां पर आपकी तरफ से आपके एडवोकेट भी बोलते हैं या आप भी बोल सकते हो, या कोर्ट की फिक्स लैंग्वेज है, कोर्ट खुद ही लिख देती है कि इस मैटर में परिवादी कंपनी झूठ बोल रही है, मुझे गलत फंसाया गया है, मैं इस मैटर में ट्रायल चाहता हूं।
तारीख हो गई, अगली तारीख चली गई। अगली तारीख को जो क्लेम कंप्लेनेंट कंपनी है उसको अपना एफिडेविट फाइल करना है कोर्ट में। ध्यान से सुनना, जो कंप्लेनेंट कंपनी है उनके एडवोकेट कोर्ट में एफिडेविट फाइल करेंगे और एफिडेविट वही होगा जो पहले उन्होंने कॉग्निजेंस में पेश किया, वैसा ही एफिडेविट होता है। बस इस एफिडेविट में डॉक्यूमेंट्स का जिक्र होता है। एफिडेविट जब पेश होगा तो आपकी तरफ से जो एडवोकेट होंगे ना, उनको उसकी कॉपी मिलेगी। आपके एडवोकेट सामने वाले को कह सकते हैं कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट की कॉपी भी दो। क्रिमिनल कंप्लेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है, यानी कि सामने वाले एडवोकेट चाहे तो कॉपी नहीं दे, जब वो एग्जिबिट मेंशन कर लेंगे तब वो कॉपी आप कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एफिडेविट पेश कर दिया। एफिडेविट पेश करने के बाद कंप्लेनेंट कंपनी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जो कंपनी की तरफ से आया है, वो कोर्ट में अपीयर होगा अपने बयान देने के लिए। क्या देने के लिए? बयान देने के लिए। और बयान में क्या देगा? शॉर्ट 4 लाइन के बयान बता रहा हूं, सुन लेना। कंप्लेनेंट कंपनी का एडवोकेट, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपीयर होता है और बयान देता है। उन बयानों को, पहले बयानों को क्या कहा जाता है? एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, मुख्य परीक्षा। क्या कहा जाता है? मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में वह लिखता है कि मेरे द्वारा दिनांक इस तारीख को शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे मैं दोहराता हूं। प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर है और मेरे द्वारा कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं मैं उन पे प्रदर्शन अंकित करवाना चाहता हूं। एग्जिबिट मेंशन करना। अभी तक डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट में थे ना, वो फोटोकॉपी लगे थे। पहले जज साहब ने ओरिजिनल देख के उनको वापस दे दिए, या ओरिजिनल फाइल में लगे भी है, तो उन पे रेड पेन से एग्जिबिट मार्क होते हैं। एग्जिबिट को हिंदी में कहते हैं प्रदर्श, कि मेरे द्वारा लोन एप्लीकेशन पेश किया गया, जो प्रदर्श P1 एग्जिबिट P1 है। P मतलब प्रोसिक्यूशन, यानी कि जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट पेश हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको समझ में आया उसके लिए। लोन एप्लीकेशन उन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने बैंक का रिटर्न मेमो R7 रिपोर्ट पेश की और लिखा प्रदर्श P2 बैंक रिटर्न मेमो, नोटिस प्रदर्श P3। उसके बाद पोस्टल रसीद P4, डिलीवरी रिपोर्ट P5, पावर ऑफ अटॉर्नी P6। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके P1 से लेकर वो एग्जिबिट मार्क करते हुए कोर्ट में पेश करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट वो पेश करते हैं उन्हीं पे एडवोकेट जो है क्रॉस करते हैं। अब यहां पर आपके एडवोकेट मौजूद है। अब आपके एडवोकेट को ये लगा कि यार यहां पर जो इन्होंने बैंक का रिटर्न मेमो पेश किया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फर्जी है। आपके एडवोकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लेंगे, क्योंकि मैं मेरी बात बता रहा हूं, जो ओरिजिनल मैंने देखी है, और इस बात को लेकर मैंने उदयपुर की कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन भी लिया था। बट चक्कर यह था कि मैं सिर्फ कैजुअली फाइल देख रहा था, मैं किसी की तरफ से अपॉइंट नहीं हुआ था। एक बैंक ने, नामी बैंक, बड़ी बैंक, जिसने R7 रिपोर्ट बाउंसिंग मेमो अपने ही लेटर हेड पे बनाया था।
अपने ही लेटर हेड पे बाउंसिंग मेमो बनाया था, जो कि बैंकों को अधिकार ही नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा था, मैंने कहा सर आपने जितने भी अभी तक कॉग्निजेंस लिए अगर इस लेटर पे लिए हैं तो ये सारे के सारे केस खारिज होंगे। जब कोई किसी मैटर में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और जिसने इस डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया, सारे के सारे केस खारिज होंगे, क्योंकि R7 रिपोर्ट इन्होंने पेश नहीं की है। ये रिपोर्ट NPCI की दूसरी रिपोर्ट आती है, अलग तरीके से आती है, ये है ही नहीं। विनीत जी, पूरा का पूरा प्रोसेसर यही है, पूरा का पूरा प्रोसेसर ये, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब आपके एडवोकेट ने एप्लीकेशन लगा दी, और एप्लीकेशन क्या लगाई कि कंप्लेनेंट कंपनी द्वारा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं और चीफ करवाई जा रही है। इस मामले में कंप्लीट डॉक्यूमेंट मंगवाए जाए, जिसके अंदर लोन एप्लीकेशन फॉर्म, लोन एग्रीमेंट, लोन स्टेटमेंट, लोन रिशेड्यूल लेटर, कोड ऑफ कंडक्ट, लैंडिंग पॉलिसी, टिल डेट स्टेटमेंट, बैंक का, जिस बैंक ने यहां केस किया है, क्योंकि फर्जी केसेस बहुत हो रहे हैं, तो बैंक का स्टेटमेंट जिसमें इस डेट का, जो तारीख का रिटर्न मेमो है, उस डेट को, इस डेट को इसी बैंक में ये बाउंस हुआ है, उसका स्टेटमेंट जिस पे बैंक का एड्रेस आ रहा, इसके साथ बैंक या NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RBI लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो अपॉइंट हुआ है उसका आई कार्ड, और पावर ऑफ अटॉर्नी जो अपॉइंट किया है, इसके जनरल हाउस की जो मीटिंग होती है उसका लेटर, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आपने देखे होंगे, जो मैं अक्सर बताता हूं। आपने यदि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ पर या क्रॉस एग्जामिनेशन होने से पहले अगर आपने ये एप्लीकेशन लगा ली, यकीन मान के चलना आपका केस जीवन भर के लिए वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी NBFC कंपनियां बैंक कोर्ट में केस फाइल कर रही है ना, कंप्लीट डॉक्यूमेंट कोई लगा ही नहीं रहा है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी जगह ये देखता जा रहा हूं कि वहां पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिलेंगे ही नहीं। जबकि एक लोन को प्रूव होने के लिए हाल ही का एक जजमेंट है हमारे जयपुर कोर्ट का, जहां पर लोन डिफॉल्टर के पक्ष में यह डिसीजन हुआ कि लोन देना साबित ही नहीं कर सकी कंपनी लोन देना साबित ही नहीं कर सकी। 19 मार्च को, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक डाल दूंगा, उसमें देखना आप कि 2 आर्बिट्रेशन के अवार्ड, एक्स पार्टी अवार्ड 19 मार्च को हमने खारिज करवाए। मैं डालना भूल गया, मैंने आपको बताया था डालूंगा, मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो यहां पर इतने सारे डॉक्यूमेंट की जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो कंपनी कोई डॉक्यूमेंट देने वाली नहीं है, उस पर डेट पे डेट चलती रहेगी, और कोर्ट को आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करना है। क्योंकि जैसा कि हमारे जज साहब ने कहा था, जब मैंने कहा था कि कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट लगाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 25 स्पेशल एक्ट है, तो मैंने कहा था सेक्शन 25 को घोल के पिया हुआ है। बस ये बात रहती है कि भाई सेक्शन 25 भले ही स्पेशल एक्ट हो, लेकिन लोन मैंने लिया है तो साबित तो करना पड़ेगा ना, दूसरी बात, सेक्शन 25 के रिप्लाई में एक चीज आपने देखी होगी, हमने एक जजमेंट लिखा हुआ है कि हमने सेक्शन 25 के रिप्लाई में जब हमने डॉक्यूमेंट मांगे तो इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए, ये हमारे नोटिस का जवाब। अब जब हम अपनी विधिक प्रतिरक्षा के लिए कोई दस्तावेज मांग रहे हैं तो कंपनी का ये उत्तरदायित्व है
कि वह हमें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए। कोर्ट को आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करना है, और यदि कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करता है, रिवीजन लगेगी सेशन कोर्ट में, क्योंकि यह इंट्रोडक्टरी ऑर्डर नहीं है। इंट्रोडक्टरी ऑर्डर हमारे आशु जी अग्रवाल साहब सब जानते हैं, बाकी जितने भी साथी हैं, मेरे हिसाब से शायद इस लाइव में कोई भी व्यक्ति इंट्रोडक्टरी ऑर्डर को नहीं जानता होगा, क्योंकि आशु जी अग्रवाल के सामने मैंने एक बार इंट्रोडक्टरी ऑर्डर पे लंबी चर्चा की थी। अब अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए तो आपने कंपनी की किडनी मांग ली, नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे और केस विड्रॉल ही कर देंगे, विड्रॉल ही कर लेंगे, विड्रॉल ही कर लेंगे, देख लेना आप, और केस इसी स्टेज पे चलता रहेगा। अब यहां पर ये डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन मान लीजिए आपने नहीं लगाई, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि आपने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई और सामने वाले एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर लिए, सामने वाले ने सारे डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर लिए। अब आपके एडवोकेट की बारी है, आपके एडवोकेट की बारी है कि आपके एडवोकेट अब क्रॉस करेंगे किसको? सामने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसके 2-4 वीडियो मेरे YouTube चैनल मेंबरशिप पे पोस्ट है। आपने सुना होगा 1-1 घंटे के क्रॉस है मेरे, और 1-1 घंटे के क्रॉस होने के बाद भी मैंने जीरो को पेंडिंग रखा है, रिजर्व रखा है, आगे भी जीरो बाकी है। अब आपके वकील साहब विटनेस बॉक्स में कंपनी वाले को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि चलिए अब आपके बयान होंगे, बोलिए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और शुरू हो गई कोर्ट ट्रायल, कोर्ट ट्रायल। हां, तो अभी बताइए कि जो एक्यूज्ड है इन्होंने लोन लिया, क्या ये बात सही है? जी हां, ये बात सही है। क्या आपको कंपनी के सारे तथ्यों की जानकारी है? जी हां, मुझे सारे तथ्यों की जानकारी है। क्या इस परिवाद के अंदर, शपथ पत्र के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है, जिस पे आपके साइन है? सामने वाला कहेगा जी हां, बिल्कुल सच लिखा हुआ है। आपने लिखा है कि आपकी कंपनी ने एक एग्रीमेंट के तहत मेरे क्लाइंट को लोन दिया था, क्या ये बात सही है? जी हां, सही है। अच्छा, सही है। तो ये बात भी सही है कि आपने एग्रीमेंट कोर्ट की पत्रावली पर पेश नहीं किया है। पेश नहीं किया, उसको कहना पड़ेगा नहीं किया है, बात खत्म। दूसरी बात, आपने मेरी पार्टी के खिलाफ जो केस फाइल किया है उसमें आपने क्षेत्राधिकार कलकत्ता न्यायालय का बताया है। क्या आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसमें आपकी ब्रांच इस जगह स्थित है, ऐसी कोई जानकारी है? वो कहेगा नहीं है, क्योंकि R7 रिपोर्ट में लिखा होता नहीं है। ठीक है, क्या ये बात भी सही है कि आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है जिसमें कि लोन देने की नियम और शर्तों का हवाला हो? जी हां, पेश नहीं किया है। क्या यह बात भी सही है कि मेरे क्लाइंट ने आपके केस फाइल करने से पहले आपकी कंपनी को एक प्रायर नोटिस दिया था, आपने वो भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है? प्रायर नोटिस? कौन सा नोटिस? आप सिर्फ जवाब दो, आपको पता है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता है। रिकॉर्ड में आ गया कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे सारे तथ्यों की जानकारी है, उसको ये पता ही नहीं है। आपने जो परिवाद पेश किया है उस परिवाद में आपने ये लिखा है कि आपने सेक्शन 25
138 एनआई एक्ट के नियमों के तहत मेरी पार्टी को नोटिस दिया, क्या यह बात सही है? हां सही है। तो मेरी पार्टी ने आपके नोटिस पर जो आपत्ति भेजी थी, आपने उसका जिक्र न्यायालय में नहीं किया, क्या यह बात सही है? इनको जानकारी नहीं होती है, लड़खड़ा जाती है जुबान, पैर कांपने लगते हैं। वो कह रहा मुझे जानकारी नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये बता चुके हैं कि आपको सारे तथ्यों की जानकारी है, आपको सारे तथ्यों की जानकारी है। बोलती बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। आपको ये पता है कि मेरे क्लाइंट ने एक मेल अपने लोन अकाउंट की जानकारी के संदर्भ में आपकी कंपनी को किया था, आपकी कंपनी ने उसका भी जवाब नहीं दिया। साथियों, इसीलिए जरूरी होता है प्रायर नोटिस, सेक्शन 25 का रिप्लाई, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन, वरना आपके वकील साहब बोलेंगे क्या। और अब मैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट पेश करता हूं, और अब हमारे डॉक्यूमेंट पेश होंगे जहां हमारा एडवोकेट प्रदर्श अंकित कराएगा, प्रदर्श D1, डी मतलब डिफेंस, एग्जिबिट D1, जैसे उनका P1 था। अब फिर आपको कहना पड़ेगा, क्या आपको जानकारी है कि मेरे क्लाइंट ने प्रदर्श D1 जो प्रायर नोटिस दिया था, उसके एक्स से वाई स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लिखा है जिसमें उसने दस्तावेजों की मांग की थी। क्या आपने उसे कोई दस्तावेज दिए? मेरे क्लाइंट ने प्रदर्श D3 आपके सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया और आपने उसे कोर्ट की पत्रावली में शामिल नहीं किया, मतलब आपने कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया। क्या यह बात सही है कि झूठा शपथ पत्र पेश किया? किया भाई। कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश करना, मुकदमा दर्ज होता है कंपनी के खिलाफ कि उन्होंने इस चीज की जानकारी नहीं दी। अब बताइए, क्या आप लोन के सारे डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हो, यस या नो? बोलती बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है सामने वाले की। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था, मार्च में लोन सेटलमेंट नहीं होंगे क्या होगा, उस वीडियो को देख लेना। साथियों, ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है ना, पूरी तरह खत्म कर देता है। उसके बाद आप चाहो तो उस समय भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो कि माननीय न्यायालय को गुमराह करके झूठा शपथ पत्र पेश किया गया, अपनी विधिक प्रतिरक्षा में दस्तावेजों की मांग की गई, जिसके लिए प्रदर्श D1, प्रदर्श D2, प्रदर्श D3 पत्रावली पर पेश है। केवल और केवल प्रताड़ित करने के मकसद से क्षेत्राधिकार से अत्यधिक दूर मुकदमा किया गया। ये सारे डॉक्यूमेंट मंगवाए जाए, और जैसे ही बैंक का डॉक्यूमेंट आएगा ना कि आपका बैंक वहां है ही नहीं, क्या सीधा खारिज होगा। यह होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद स्थिति आती है बयान मुलजिम की। बयान मुलजिम में पार्टी जो होती है वह एपियर होती है, एक्यूज्ड एपियर होता है, उसकी जगह एडवोकेट भी एपियर हो सकता है। वहां पर सामने वाले ने जो बयान दिए उसके बारे में बातचीत होती है और अपने आप को बेगुनाह बताया जाता है। उसके बाद होता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में आरोपी खुद अपना गवाह बनता है और अपने डॉक्यूमेंट, प्रायर नोटिस वगैरह वगैरह जो डॉक्यूमेंट है, उन पे अपनी प्रतिक्रिया रखता है और कंपनियों को साबित करता है कि कंपनियों ने क्या गड़बड़ी की। जज साहब जो होते हैं ना, हमारी नजर में होता है जज साहब हमारी एप्लीकेशन लेंगे नहीं। एक नहीं 20 प्रकार की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। लोन पे सिग्नेचर मेरे नहीं है, FSL जांच कराई जाए। होता है कई बार फर्जी हस्ताक्षर होते हैं,
डायरेक्ट एफएसएल जांच की रिपोर्ट लग जाती है, आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर, और लेबोरेटरी में जाते हैं जांच होने के लिए। जहां साबित हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं, आप बरी। ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर आप मंगवाओ, कंपनी पेश नहीं कर पाएगी। मतलब कि यदि आप लोन के मैटर में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो देखते हो ना, तो आप हर चीज कर सकते हो। और कभी जज साहब जो होते हैं ना, जज साहब का काम क्या है, आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, जॉली एलएलबी। सुबह 10 बजे आ जाता हूं, सारे दिन बैठा रहता हूं, कागज पे कागज, कागज पे कागज, कागज पे कागज आते रहते हैं, लेकिन वो कागज नहीं आ पाता है जिसको देखकर मैं ये जजमेंट कर पाऊं कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी है। और हमारी वही बात है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट पेपर प्रॉपर नहीं करते हैं। सेक्शन 25 के मैटर में कहता हूं, कंपनियों के इंडिकेटर लग जाएंगे अगर एक अच्छा एडवोकेट प्रैक्टिस करने पे आए तो। और देखिए 1580 केसेस लगे हुए, 1580, 1600, 2000 केसेस लगे हुए हैं। क्या इतनी लंबी जीरा कोर्ट में संभव है? संभव है। अगर आप एक एप्लीकेशन लगाते हो, अगर आप एक एप्लीकेशन लगाते हो ना, आपने एप्लीकेशन लगाई, सामने वाले को उसकी कॉपी मिली, सामने वाले को उसका जवाब पेश करना है, उसके बाद दोनों पक्षों की बहस होगी और बहस के बाद कोर्ट जजमेंट करेगी। यानी कि अगर आपने एक एप्लीकेशन लगाई तो उस एक एप्लीकेशन को डिसाइड करने में 4 डेट जाती है, 4 डेट। कितनी? 4 डेट। और मतलब सीआरपीसी जो भी बीएनएसएस है उसके अंदर भी एप्लीकेशन लगती है, एविडेंस एक्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लगती है, नॉर्मल एप्लीकेशन भी लगती रहती है। यानी कि एक केस में आप चाहो तो 5 या 10 एप्लीकेशन भी अलग अलग टाइप की लगा सकते हो। कभी किसी और लाइव में मैं इसकी चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस कोर्ट में लगाई जा सकती है। और अगर आपने 4 एप्लीकेशन भी फाइल कर दी, 4 एप्लीकेशन पे डिसीजन होते होते 16 पेशियां हो जाती है। 16 पेशी यानी कि 32 महीने। क्यों कहता हूं मैं सेक्शन 25 में आज तक 4 जजमेंट नहीं हुए किसी के। कंपनियां खुद भी जानती है केस पेश करना आसान है, 1500 केस फाइल कर देना आसान है, लेकिन 1500 केस में वकीलों के सामने जीरा उतरना, पसीने आ जाते पसीने। और जज साहब को बैठना है, सुनना है दोनों पक्षों को। मेरी लास्ट की एक क्रॉस एग्जामिनेशन है, मैं यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे डालूंगा, जहां पे जज साहब ने मुझे ये कहा था कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और मैंने कहा था मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, इसको आप, उन्होंने कहा रिलेवेंट क्या है, मैंने एक ही शब्द कहा, अगर क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं होगा ना वकालत छोड़ दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये चीज साथियों ध्यान रखिए। तो ये कोर्ट ट्रायल है, एक रूम, ढेर सारे वकील, ढेर सारी फाइलें, जज साहब एक तरफ, रीडर एक तरफ, पेशकार जी, और पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा प्रोसेस। और कोर्ट को भी मालूम है कि मामला लोन का है। ये कुछ यूट्यूबर कहते हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि जब इन्होंने लोन रिकॉल नोटिस दिया, लोन डिमांड नोटिस दिया, तो तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसा पूछेंगे, इसलिए हर नोटिस का जवाब दो। गलत है। जज साहब कुछ भी नहीं पूछते हैं, जज साहब केवल जब चार्ज सुनाते हैं तब 2 बातें करते हैं, उसमें भी लगभग रीडर ही निपटा लेता है। जज साहब कभी कुछ नहीं पूछते। जज साहब को कोई बात करनी होती है तो एडवोकेट से करते हैं, और जब जमानत देते हैं ना, पार्टी सामने मौजूद हो, पार्टी को नाम और पिता का नाम पूछ लेते हैं। यह चीज ध्यान रखिए आप। जज साहब आपसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। जज साहब ये जानते हैं कि मामला लेन देन का है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद समझौता होगा। इसीलिए सेक्शन 25 हो या 138 हो, कंपनियों के मैटर में कोर्टों को भी कोई जल्दी नहीं है,
लंबी लंबी डेट चलती है, कंपनियां थकती है, कंपनियां सेटलमेंट करती है, और कंपनियां खुद भी जानती है। एक बात, कंपनियां सेटलमेंट क्यों करती है? क्योंकि एक सर्किट वकील मिल गया, एक सर्किट वकील, एक केस अगर उसने खारिज करा दिया, सारे के सारे केस खारिज हो जाएंगे, क्योंकि उसी केस का जजमेंट बाकी वकील निकालेंगे, क्या डॉक्यूमेंट, कौन सी एप्लीकेशन फाइल की, डिटेल निकालेंगे, वही चीजें पेश करेंगे, सारे के सारे केस खारिज। इसलिए कंपनियां भी नहीं चाहती है, कंपनियां भी नहीं चाहती है कि आपके केस में जजमेंट हो। यह चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया, डिफेंस एविडेंस हो गया, उसके बाद स्थिति आती है फाइनल आर्गुमेंट की, जहां दोनों एडवोकेट अपनी अपनी दलील रखते हैं, और फिर बारी आती है जजमेंट की। अब वहां 2 साल की जेल और दोहरी राशि का जुर्माना है, लेकिन सजा कितनी होती है? 3 महीने की, 6 महीने की, और सजा होते ही जेल नहीं जाते हैं, सजा होते ही सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगती है, और ऊपर की कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है, और फिर ऊपर अपील चलती रहती है। और 25/9/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें डिफेंस एविडेंस, जजमेंट की स्थिति और अपील की स्थिति तक भी आप पेमेंट जमा करा दो, केस डिस्पोज, खत्म, तनाव नहीं लेना है। और इन प्रक्रियाओं में 5-10 साल जब लगते हैं ना, तो वक्त बदलता है, सब कुछ होता है, तनाव नहीं लेना, ठीक है ना। ये पूरी एक कोर्ट ट्रायल है, पूरी कोर्ट ट्रायल, एक केस के मैटर में पूरी ट्रायल अगर चलती है तो उसका जजमेंट होते होते 2-5 साल इजीली निकलते। उसमें भी जिस स्टेज पर आपके पास पैसा है, आप पैसा चुका के इस मैटर को क्लियर कर सकते हैं। सातवीं पूरी कोर्ट ट्रायल है, पूरी कोर्ट ट्रायल, जहां वकील अपीयर होते हैं, आपकी तरफ से अपनी बातों को रखते हैं, दलीलों को रखते हैं, और यहां तक कि नयन जी भट्ट साहब जैसे व्यक्ति ने मुझसे फोन पे एप्लीकेशन पूछ के लिखवा के इन मैटर को निपटाया है। आप गौर कर पा रहे, जब बोल रहा हूं यहाँ की नसें फूल रही है, तो ये प्रक्रिया होती है, इसलिए कोर्ट ट्रायल है। और ये जो पूरी ट्रायल है ना, ये ट्रायल है क्रिमिनल कंप्लेंट की, और क्रिमिनल कंप्लेंट का केस किसी भी स्टेज पर आप विड्रॉल करा सकते हैं, आपस में समझौता करके। कई बार क्या होता है, मैं एक उदाहरण दूंगा, माधव नागरिक सहकारी बैंक, जिसका बाद में नाम हुआ आदर्श बैंक के नाम से, आदर्श बैंक के नाम से एक केस फाइल हुआ था उदयपुर की NI 3 कोर्ट में। मैं 2013 में वकालत में आया, पार्टी मुझसे संपर्क में आई, अजमेर की पार्टी थी जिनका मुकदमा उदयपुर में हुआ था। और मैंने मार्च में एक चीज बताई थी आपको, मार्च वाले वीडियो में, अगर लोन सेटलमेंट नहीं हुआ तो मार्च के बाद क्या होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बदलते जाएंगे। तो वहां पर जो केस चल रहा था उसमें मैं करीब 7 वकील चेंज होने के बाद मैं 8वां वकील था उस केस का। उसमें मैंने एक एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग चलती रही, दूसरी एप्लीकेशन लगी, एप्लीकेशन पेंडिंग चलती रही, अधिकारी बदलते रहे, नई पावर ऑफ अटॉर्नी आती रही। एक टाइम बैंक ने ही आना छोड़ दिया और केस खारिज हो गया। ये भी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मार्च में कई कंपनी के अधिकारियों ने नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। अब उन सारी कंपनियों में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की एप्लीकेशन लगेगी, प्रतिस्थापना की एप्लीकेशन लगेगी, और उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर चेंज होगा। एक पूरा प्रोसेस है जो व्यक्तियों को फॉलो करना पड़ेगा। नया वकालतनामा पेश करना पड़ेगा, नई पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन पेश करनी पड़ेगी, कोर्ट में एप्लीकेशन सामने एडवोकेट है उसको मिलेगी, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए आप इसको जरा भी तनाव पे नहीं लेना है, दिमाग में कोई भी तनाव नहीं लेना है। और अब इस कोर्ट ट्रायल के मैटर में मैंने पूरी कोशिश की कि एक व्यक्ति जब कोर्ट में अपीयर होगा, कोर्ट का माहौल क्या रहता है, किस तरीका का प्रोसेस चलता है, वो पूरी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि आपको कोर्ट में कितनी बार उपस्थित होना पड़ेगा पूरे मैटर के अंदर। अगर आप डिफेंस एविडेंस पेश करना चाहते हो तो आपको डिफेंस एविडेंस में पेश होना पड़ेगा, जमानत में पेश होना पड़ेगा, और एक डिसीजन के टाइम।
2 या 3 बार आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। आपकी अनुपस्थिति में भी आपके एडवोकेट एप्लीकेशन लगा के जजमेंट करा सकते हैं, तो आप केवल बेल के टाइम में भी अपीयर होंगे तो चलेगा, यानी 1 या 2 बार ही आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। बाकी आपके एडवोकेट आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में कि भाई आप कोर्ट में किस कारण से अपीयर नहीं हो पा रहे हो, 1000-2000 किलोमीटर दूर है, आना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको बार बार कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चीज़ ध्यान रखें। बीच में जब भी समझौता हो जाता है केस खत्म। और यदि आप कंप्लीट एप्लीकेशन जो हम कहते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लगाते हो ना, वो एप्लीकेशन अगर आपने लगा ली तो कंपनियां कभी भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाएगी, लोन देना साबित नहीं होगा। और मैं सेक्शन 25 के मैटर में और क्या क्रॉस है उन चीज़ों को भी पेश करूंगा। एक बात ध्यान रखना, 316, 318 का केस भी ऐसा ही चलेगा। एक बार सेक्शन 25 में आपके खिलाफ डिसीजन हो सकता है, 316, 318 में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ढेरों जजमेंट आपके सामने है। साथियों, जो सुपर चैट अभी आई है ना, इस सुपर चैट से मुझे लगता है कि यकीनन डॉक्टर साहब को, विक्रम जी को, सुनील कुमार जी को हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यानी कि एक बात आपको दिमाग में, थैंक यू फॉर सुपर चैट, एक बात दिमाग में ले लेनी है कि तनाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। आपको कोर्ट में बार बार जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। दूसरी बात, अपने मोबाइल में ई कोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अपने केस को ऐड कर लो, दूसरे दिन रिफ्रेश कर लो कि कोर्ट की केस की डेट कब आ रही है। चिंता करना ही नहीं है। कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, हमारे वकील साहब बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर भी है पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं वापस नाम बोल रहा हूँ, अहमदाबाद, जयपुर, कलकत्ता, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ बोल दिया शायद, ये जितनी भी जगह केसेस होते हैं बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। क्योंकि हमारे आशुष अग्रवाल कहते हैं चोर का साथी चोर, साहूकार का साथी साहूकार, सर्किट का साथी सर्किट, तो अच्छे के साथी अच्छा। यानी मुझे मेरे जैसे ही लोग हर जगह मिले हैं। अब यहां तक मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं आपको प्रत्येक चीज क्लियर करना चाहूंगा। 1 घंटा 27 मिनट नॉन स्टॉप बोला हूं। अब आपके कमेंट्स लूंगा कि इतनी पूरी जानकारी में मैंने ऐसी कौन सी बात आपको बताना भूल गया जो आप पूछ सकते हो मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि ये संजय आपको एक रियल कोर्ट सीन जो होता है वो बता पाए। मैं इतना अच्छा अभिनेता तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं आपकी बात को रख पाऊं। धन्यवाद कपिल जी गुप्ता साहब, सवाल हाजिर है। सर आपकी हर बात जानकार है। सर आप मेंबरशिप पर कौन सी एप्लीकेशन कोर्ट में डालनी है उसकी जानकारी वीडियो में डालें प्लीज़। बिल्कुल हितेश जोशी साहब, वैसे भी अगर जिन्होंने प्रायर नोटिस भेजा है, जिन्होंने सेक्शन 25 का नोटिस भेजा है ना, उसमें एप्लीकेशन का अंश मौजूद है। दीपक जी बावरिया साहब, मज़ा आ गया। सर मैं बोलूँ? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बोलिए आप, स्वागत है। कॉल कर सकते हैं अग्रवाल साहब तो, ताकि मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर पूरा एक ही बार में क्लियर हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जो भी साथी सवाल पूछना चाहे सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए मैं एक बार कमेंट्स को सब्सक्राइबर मोड कर रहा हूं। अब सभी साथी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो कमेंट कर सकते हैं। ये इसीलिए किया था मैंने ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। अब सवाल कर सकते हैं। और वैसे 202 साथी, धन्यवाद सुरेंद्र जी चुग साहब, आपकी सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। सर मुझे प्री कॉग्निजेंस लेटर व्हाट्सएप टेक्स्ट लिंक रिसीव हुआ है। जब केस मेंबर ई कोर्ट में चेक किया तो केस शो कर रहा है 23/3 का फर्स्ट हियरिंग था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्री कॉग्निजेंस है। अगर नोटिस बाई पोस्ट आया भी होगा तो कभी समन स्टेज पे गया होगा, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल वो पूछिए कि मैंने बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आया। दीपक जी ये चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। धन्यवाद रजनीश जी पटेल साहब सुपर चैट के लिए। और बताएं खुल के कि आज की जानकारी कैसी रही। इस संजय ने क्या एक अच्छा प्रयास किया आपको बताने के लिए, क्योंकि लगातार बोला हूं, आप संजय नहीं भगवान श्री कृष्ण है लोन डिफॉल्टर के लिए। धन्यवाद लाल बहादुर जी। सर क्रॉस एग्जामिनेशन बेल के बाद चालू होता है कि बाद में? बेल के बाद एफिडेविट पेश होगा,
मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगी उसके बाद। सर क्या मैं कॉल करके रिकवरी के बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ मैं समझा नहीं आपको। आशुज अग्रवाल साहब आप मुझे कॉल करें। जय श्री श्याम। प्री कॉग्निजेंस नोटिस में जाना चाहिए। देखिए इन मेन चीज़ों पे नहीं कहूँगा, ये आपकी इच्छा है। सर सेक्शन 25 में एक बार कोर्ट जाने के बाद अगर वापस नहीं गए तो क्या होगा? देखिए ये अलग अलग चीज़ है। अगर आपने अपनी बेल करवाई है तो फिर आपको अपने एडवोकेट के टच में रहना है, नहीं तो फिर नुकसान आपका है। जो आपसे जुड़ा हुआ तनाव न ले। हाजी अग्रवाल साहब जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं? मैंने सोचा आपकी गले की नथ में फूल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? सर बोलने तो हो रहा है ना, कंटिन्यू 1.5 घंटा हो गया ना बोलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए क्या चीज थी जो मैं नहीं बता पाया? बेल में जामीन के लिए किसी को लेके जाना पड़ता है। बेल के लिए 2 प्रोविजन होते हैं। एक कोर्ट अमाउंट कहता है, या तो वो अमाउंट कोर्ट में जमा होगा, या कोई जमानती लेके जाएंगे आप तो उस जमानती का कोई भी एफडीआर की कॉपी, गाड़ी की आरसी वगैरह वहां लग जाएगी, जो एडवोकेट आपको गाइड कर लेंगे। सर कोई क्वेश्चन आपका पब्लिक की ओर से? अग्रवाल साहब ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप लाइव में पूछना चाहते हैं? धन्यवाद विक्रम जी, थैंक यू सो मच इस सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई प्रश्न जो आप पब्लिक की तरफ से पूछना चाहते हैं? जसवंत सिंह जी थैंक यू आपके सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। कोई ऐसा क्वेश्चन जो पब्लिक की तरफ से आप कुछ बताने के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपने, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे तो सर हजारों बन जाएंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रयास किया है। सभी बातों का समावेश करते हुए ही हर बात बताई है सर। तो अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन में अभी आपने जो थोड़ा सा एक हिंट दिया है कि जमानतदार के लिए जो एक्यूज होगा, अगर उसकी जब बेल कंडीशन जब आएगी, तब अगर उसके पास जमानती नहीं होते हैं, तब उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए जगबग कोर्ट जो एडवोकेट्स होते हैं ना, वो उन चीजों को मैनेज कर लेते हैं। वहां एडवोकेट्स में वही कह रहा हूं ना, इस जहां में कर्ण के बाद दूसरा वकील है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, अंत तक आपके लिए लड़ता है, तो वही वकील आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करेगा। और दूसरा सर जो जमानती होते हैं कि जैसे उनको बॉन्ड भरवाते हैं 50,000 का, 1 लाख का, 20,000 का, 25,000 का, तो क्या उसमें भी जमानतीदार को अपना क्या दस्तावेज ऐसा देना होता है कि वो जमानत में काम कर जाए? एक्चुअली सर क्या होता है कि कोर्ट ने कहा कि 20,000 का जमानत मुचलका पेश करो। आप अपना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो 20,000 की वर्थ का हो, जमीन की नकल, मकान की रजिस्ट्री, एफडीआर की कॉपी, गाड़ी, कार, बाइक, स्कूटर, इनकी आरसी की कॉपी, ये आप रख सकते हैं। एक बात बताऊंगा, काफी अच्छी है लेकिन बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता देता हूं। जब इतना लाइव अच्छा कवर करने की कोशिश किया है, धन्यवाद दादा साहब आपके सुपर चैट के लिए। दादा साहब माली साहब, एक्चुअली क्या होता है कि एक समय था जब व्यक्ति गाड़ियां लोन पे लेता था, तो गाड़ी पे हाइपोथिकेशन लगता था, एचपीएन, आरसी पे एचपीएन लिखा आता था। आजकल गाड़ी पे एचपीएन लिखा हुआ नहीं आता है, तो वो आरसी भी चल जाती है। सर 316 318 में सेम प्रोसीजर रहती है कोर्ट की जैसे सेक्शन 25 की? बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, सेम का सेम प्रोसेस होता है। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन 25 में एक बार सजा हो सकती है, लेकिन 316 318 में कभी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी ऐसे केसेस, अग्रवाल साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसे केसेस जो 316 318 के हैं, इसमें संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है
और 316 318 के मैटर में सुप्रीम कोर्ट का सतीश चंद्र रतनलाल शाह से लेकर 10 से 15 जजमेंट ऐसे हैं जो हमने हमारे ड्राफ्ट में बता रखे हैं आपको। तो इसीलिए ये 316 318 चलने वाला ही नहीं है। सर सेक्शन 25 का नोटिस आया था, आपने कहा था कोई बात नहीं, कलकत्ता कोर्ट से आया था तो क्या करे, और नोटिस आएगा। रॉकी गेमिंग जी, अगर मैंने कहा कोई बात नहीं तो इसका मतलब वो नोटिस कुछ और होगा और उस मैटर में हमने आपको गाइड किया होगा। ब्रजेश कुमार जी, होम लोन के मैटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगने होते हैं, वह तमाम डॉक्यूमेंट जिसका मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा मॉर्गेज डीड, सैंक्शन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। मैं टीएसपी की महिला हूं, मेरे हस्बैंड टीएसपी के हैं, तो क्या मुझे टीएसपी का लाभ मिलेगा क्या? शादी कब हुई आप उस पर डिपेंड करता है पद्मा जोशी जी। और अगर शादी आपकी अभी हुई है तो अभी आपको टीएसपी बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि टीएसपी के लिए एक लंबे समय का रहना जरूरी है। लेकिन आप अपने पिता के एरिया, अगर आपका टीएसपी का है तो आप पिता के एरिया का बना सकते हो, लेकिन आपने पहले कह दिया है कि मैं नॉन टीएसपी हूं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 25 में जैसे सजा सुना दे तो क्या कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल उमाकांत जी, सेम टाइम बेल मिलेगी, जेल जाना ही नहीं है, बेल तुरंत जेल जाना ही नहीं है, अपील हो जाएगी 30 दिन बाद, और अपील में भी पेमेंट जमा करा के मैटर खत्म। अगर कंपनी नहीं लेना चाहेगी तो सरकार राजकोष में जमा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। अग्रवाल साहब, कोई और क्वेश्चन आपका? सर, आपने जो भी बात कही है सर, ये जो भी आज मूल्यवान जानकारी हमें निःशुल्क प्रदान करी है, मैं अपनी तरफ से सबको एक यही राय दूंगा कि आपके ऊपर कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी शहर में केस फाइल करती है, आपको लापरवाही में नहीं लेना है। अपना वकालतनामा अपने वकील साहब के माध्यम से जरूर लगवा लें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आदमी की लापरवाही से क्रिएट होती है। सर, आपको याद होगा लास्ट मंथ भी कई केस ऐसे आए हैं हमारे पास जो वारंट इशू हो चुके हैं। बिल्कुल, वारंट इशू होने का क्या कारण है? जब आपके पास प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, न वकालतनामा लगा, उसके बाद कॉग्निजेंस हो गया, आपने फिर लापरवाही की, आपको 1-2 सम्मन कोर्ट ने और भेजे, लेकिन आपने फिर लापरवाही की, तो आखिर में कोर्ट ने क्या करा? सम्मन इशू कर दिया। और जब गिरफ्तारी का आपके पास वारंट इशू हो जाते हैं और वो निकटतम पुलिस जब आपके घर पर ढूंढती जाती है, तब आप लोग किसी भी माध्यम से हमारे को वो वारंट की कॉपी भेजते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तब वो चिंता का विषय बनती है। अगर सर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो सर इसमें सुधार कर दीजिएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने, अवेयर रहना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सेक्शन 25 का नोटिस आता है, लापरवाही करते, जवाब देते नहीं है, जवाब देते हैं अपने पास कॉपी नहीं रखते हैं, डाक रसीद की ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं निकालते हैं, उसके बाद ईसीएस अकाउंट इन्फॉर्मेशन का विकल्प नहीं अपनाते हैं। और एक बार यदि कोई एडवोकेट हायर किया है, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, अगर आपने बेल नहीं कराई, आप एपीयर नहीं हुए, कितनी भी लापरवाही रख ली, लेकिन अगर आप एपीयर हो गए हो, उसके बाद लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और जैसे अगर मैंने कलकत्ता का आज का मामला देखा है, 1,500 केस, 2,000 केस, तो ये मान के चलना आप तो जमानत करा के शांति से बैठ जाओ, सालों साल कुछ नहीं होना इसमें, क्योंकि इतने केसेस कोर्ट में अगर पेंडिंग है ना, तो ये जिम्मेदार जो है वो कोर्टें नहीं है, ये एनबीएफसी है, कोई तनाव लेना ही नहीं है। सर, सोशल मीडिया पे आपने एक चीज देखी होगी, वो ज्यादातर ये बात बहुत होती है कि हमारे टोटल भारत की कोर्टों में मिला के 5-5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। बिल्कुल, लेकिन 5-5.5 करोड़ तो वो वाले केस है जो सिविल मामलों के हैं, उसके बाद कमर्शियल मामलों के, राजस्व मामलों के, और आपके जो भी चलानी मुकदमे हैं इनके, और अन्य जो टैक्सेस समय वगैरह के जो केस होते हैं, सरकारी टैक्सेस वगैरह के, उसको मिला के अगर देखा जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है हमारे भारत में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 जो
सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी मतलब ये मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 जितनी भी कोर्टें चल रही है, लोकल कोर्टें, स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कोर्टें, वो सब सुप्रीम कोर्ट के सहयोगी बनकर कार्य करेंगी। मतलब उनका कार्य सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना है। इसमें सारे सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी सबको एक उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 का सुप्रीम कोर्ट के सहयोगी बनते हुए पालन करवाएंगी, जो भी हमारी जिला न्यायालय की कोर्ट है। बिल्कुल। साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, सेक्शन 25, 138, 316, 318 घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहना है। और एक बात ये ध्यान रखना, अप्रैल का महीना चल रहा है, यानी कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत है। बिल्कुल मत सोचना अभी कंपनियां सेटलमेंट के लिए झुकेगी। ये बात अलग है कि 10 सेटलमेंट लेटर मेरे पास अप्रैल महीने के आ चुके हैं, जिसमें 6 सेटलमेंट लेटर फर्जी आए। फर्जी। सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है, लेकिन अवेयर रहना है, अवेयर रहना है, ये चीज ध्यान रखो। तो अग्रवाल साहब, आपकी आज की जानकारी में मैं कई चीजें शायद चुका भी होऊंगा, लेकिन ये कोशिश ये की है कि पूरी ट्रायल को संक्षिप्त रूप से बता सकूं कि 4-5 सालों में कोर्ट में क्या होगा। जी जी। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग मेरी ब्रेक करूं, क्योंकि 1 घंटा 41 मिनट की हो चुकी है। या कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है? सर, केस हुआ है मेरे बीवी के नाम पे और आने वाला सब लेटर मेरी बीवी रिसीव करती है। 2000 किलोमीटर जॉब करता हूँ, अपना एडवोकेट शो कर पाएगा? मेरा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवोकेट मैनेज कर लेंगे। धन्यवाद विनीत जी, थैंक यू सो मच। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में रिजॉइंडर किसे कहते हैं? मोहम्मद खालिद साहब, यदि आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे चुके हो तो आपको किसी भी रिजॉइंडर का रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपने आर्बिट्रेशन पे अपना कंसेंट नहीं दिया है। जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कंपनियां कोर्ट केस करती है क्या? सारी कंपनियां कोर्ट केस करती है, इतना ध्यान रखिए, सारी कंपनियां। रविंद्र जी बोयर साहब, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, आपने सही गाइडेंस बताया सर। आपने हमें एडवोकेट बना दिया है, हमारे अंडर का कोर्ट का तनाव दूर कर दिया। थैंक यू, वेलकम सर। सर, ये लाइव खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, मैं अपने वकील साहब को दिखाऊंगा। श्योर, बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, पूरा वीडियो तो आपके वकील साहब नहीं देख पाएंगे, आप मेन कंटेंट दिखा देना उनको, बिल्कुल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। सर, 5 की सैलरी कंसीडर होती है क्या विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होने के लिए? अरे विलफुल डिफॉल्टर मजाक है क्या? कल का वीडियो देखिए मेरा, पार्ट 3 देखिए। विलफुल डिफॉल्टर कोई एनबीएफसी कंपनी, आप कितने लोन होंगे? 50 लाख, 1 करोड़, और क्या? 21 लाख 68, 8 लाख सीसी मशीनरी लोन है। चलिए, फिलहाल तो आज हमारा जो टॉपिक था, महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक हमारा जो था वो ये था कि हम कोर्ट ट्रायल आपको दिखा पाए डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 में, और पूरी कोशिश की कि मैं इस चीज़ पर आपको 100% और बेहतर जानकारी दे पाऊँ, और ये जानकारी हो चुकी है 1 घंटा 44 मिनट। तो फिलहाल इस जानकारी को मैं यहीं पे स्टॉप करते हुए डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 5 क्या होगा उसके बारे में अब नेक्स्ट सोचा जाएगा। लेकिन इस वीडियो को मैं फिर से एक बार पोस्ट करूँगा, जो साथी देखना चाहे उसको रिपीट जरूर देखिएगा।